तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनिल और रेसलिंग सुपर धमाल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों WWE प्रीमियम लाइव इवेंट्स हेडेड टू ESPN प्लेटफॉर्म्स इन यूएस बिगिनिंग 2026। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि WWE अब ऐसे देख सकेंगे आप उसके सभी मेन इवेंट नेटफ्लिक्स पर क्या होगा। ये एक बड़ी खबर आई है। आपको दोस्तों बता दें कि एक नई डील साइन की है WWE ने ESPN के साथ। आपको सब कुछ बताने वाले हैं, ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना का एंगल, रोमन रेंस के फ्यूचर के बारे में सब कुछ, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें क्योंकि फ्री है और यहां आपको हर प्रकार की रेसलिंग जगत से जुड़ी हुई तमाम जानकारी मिलती है और मिलती रहेंगी। इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि WWE अपने फैंस के लिए आए दिन कुछ न कुछ करता रहता है और यही कारण है कि भारी मात्रा में फैंस इस खेल यानी कि रेसलिंग को देखना पसंद करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ऑल 10 ऑफ द WWE's प्रीमियम लाइव इवेंट्स ईच ईयर विल स्ट्रीम ऑन ESPN's न्यू $29.99 per month direct to consumer platform. Select events will be simulcast on ESPN's linear networks. तो यहाँ पर आपको मैं थोड़ा बताऊंगा ब्रीफ, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि रेसलओप्स की बड़ी जो एक ट्रस्टेड साइट है वो क्या कहते हैं, निक खान इज कॉन्फिडेंट पीपल हु सब्सक्राइब टू पीकॉक फॉर WWE PLEs will follow the product to be subscribers of ESPN to continue watching their premium live events. Will the subscribers follow the product to whatever that new platform is? I think we have demonstrated to Peacock our subscribers will follow. They certainly all followed from the WWE network and that expanded that subscribership extensively with Peacock, and there's obviously other product at Peacock to watch which our fans who subscribe primarily for us were able to sample. Same will be the case with ESPN. तो चलिए दोस्तों अब आपको मैं ब्रीफली बताता हूं हिंदी में कि क्या मतलब है। तो दोस्तों आपको बता दें कि WWE फैंस के लिए एक बड़ी खबर है। WWE के फैंस के लिए शानदार डील हुई है। आपको बता दें कि फैंस अभी WWE के इवेंट जो है नेटफ्लिक्स पर ही देखते थे। 2026 से रेसलमेनिया के साथ WWE के सभी प्रमुख इवेंट्स अब ESPN के नए स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर देखे जा सकेंगे। हालांकि दुनिया भर की स्ट्रीमिंग नेटफ्लिक्स पर ही की जाएगी। ESPN सिर्फ अमेरिका में इसे स्ट्रीम करेगा। WWE और ESPN की ये डील सिर्फ रेसलमेनिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें समरस्लैम, रॉयल रंबल, मनी इन द बैंक और सर्वाइवर सीरीज जैसे बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट भी शामिल हैं। यह साझेदारी WWE और ESPN दोनों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। ESPN के चेयरमैन जिमी पिटारो ने कहा है कि इस डील का मकसद WWE के जुनूनी फैंस तक पहुंचना है। वहीं TKO के प्रेसिडेंट मार्क शेपिरो ने बताया है कि यह समझौता ESPN की ब्रांड वैल्यू को और मजबूत करेगा और WWE की शानदार कहानियों और एथलेटिक उपलब्धियों को नए दर्शकों तक पहुंचा देगा। दोस्तों वहीं आपको बता दें कि ESPN का ये नया डायरेक्ट टू कंज्यूमर स्ट्रीमिंग सर्विस 21 अगस्त से शुरू होगा, जिसका मासिक शुल्क $29.99 होगा। इसमें ESPN के सभी 7 घरेलू लीनियर नेटवर्क भी शामिल होंगे। ये भी जानकारी दी गई है कि 2025 में WWE के इवेंट्स पीकॉक पर स्ट्रीम किए जाएंगे। इसके अलावा ESPN को सभी प्रीमियम लाइव इवेंट्स के लिए प्री और पोस्ट शो प्रसारित करने का भी विकल्प मिलेगा। ये डील निश्चित रूप से WWE और इसके फैंस के लिए दोस्तों अच्छी खबर है। तो दोस्तों क्या है आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, लेकिन आपका सवाल अभी भी ये होगा कि ESPN जो टीवी पर आता है क्या वहां पर दोस्तों नहीं, तो उसके बारे में मैं एक डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूं। वहां तक भी कुछ खबर आ रही है, लेकिन उसके बारे में जो भी अपडेट आएगी मैं लेटेस्ट जो है आपको पूरी वीडियो बताऊंगा कि टीवी पर कब आने वाला है WWE या क्या चांसेस हैं। चलिए बात करते हैं ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना का जो एंगल अभी हुआ है समरस्लैम 2025 में, उसके बारे में। दोस्तों कंट्रोवर्सी तो चलो चलती रहेगी ब्रॉक लेसनर की, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं उनके प्लान की, उनका फ्यूचर, और सबसे सामने उनके है जॉन सीना। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रॉक लेसनर की वापसी का सबसे बड़ा कारण जो था ट्रिपल एच ने बताया जॉन सीना थे। जॉन सीना खुद चाहते थे कि वो ब्रॉक लेसनर का सामना करें, तो ब्रॉक लेसनर जो है आ गए हैं और अब जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर क्लैश इन पेरिस जो है आने वाला है। उस इवेंट में आमने सामने होंगे। 8 अगस्त को स्मैकडाउन के शो में दोस्तों मजा आने वाला है, क्योंकि 8 अगस्त को जो शो होगा स्मैकडाउन का वहां पर जॉन सीना आने वाले हैं, ये कंफर्म है। और आपको बता दें कि अगर जॉन सीना आएंगे तो ब्रॉक लेसनर का आना तो बनता है, तो ब्रॉक लेसनर भी होंगे मौजूद। जॉन सीना ब्रॉक लेसनर एक प्रोमो सेगमेंट होगा। जॉन सीना जरूर बात करने वाले करेंगे ब्रॉक लेसनर के बारे में, और उसी बीच हमें यह भी पता है कि ब्रॉक लेसनर जो है इंटरप्ट करेंगे और बहुत सारी बातें वो कहेंगे। ब्रॉक लेसनर दोस्तों हालांकि इतनी ज्यादा बातचीत में विश्वास नहीं रखते हैं, एक्शन में विश्वास रखते हैं, तो वो आते ही मुझे लगता है एक बार फिर सुप्लेक्सिटी या F5 लगा करके जॉन सीना को धराशायी करके चले जाएंगे और अपनी एक स्टेटमेंट सामने रखेंगे, जॉन सीना के सामने रखेंगे WWE यूनिवर्स के। तो फिलहाल जॉन सीना का भी एक दोस्तों वीडियो वायरल हुआ था जहां पर उनसे पूछा गया था कि उनका रिएक्शन
रिएक्शन कैसा है ब्रॉक लेसनर की वापसी पर। उन्होंने कहा कि आई एम वेरी एक्साइटेड और तैयार हैं हम पूरी तरीके से मैच के लिए, हमारा मैच होगा तो आप सब तैयार रहिएगा। ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना एक आखिरी बार आमने सामने होंगे। तो लेकिन दोस्तों सवाल ऐसे में ये उठता है कि ब्रॉक लेसनर जॉन सीना का जो मैच होगा वो क्या एक स्ट्रीट फाइट मुकाबला होगा, क्या स्टील केज मुकाबला होगा, क्या होगा, ये सब पर सबसे ज्यादा नजरें होंगी। मुझे लगता है कि स्टिपुलेशन मुकाबला जैसे कि खबरें आ रही हैं, तो स्टिपुलेशन मुकाबले के बारे में बात की जाए तो ये एक मैच हो सकता है जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर के बीच में। लेकिन दोस्तों अगर हम सवाल करें, सभी फैंस के मन में ये सवाल ये भी होगा कि जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर एक आखिरी बार, और ब्रॉक लेसनर की अभी अभी वापसी हुई है, तो क्या उनको उस मैच में हार दी जाएगी या फिर उन्हें जिताया जाएगा। और वहीं जॉन सीना का फेयरवेल टूर है, तो जॉन सीना को कोडी रोड से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि रेसलमेनिया में उन्होंने जरूर कोडी को हराया, लेकिन उसके बाद हार गए। बेबी फेस के दौरान हमेशा ही दोस्तों ये रहा है कि जब भी बेबी फेस जॉन सीना बनते हैं उन्हें हार ही मिलती है। लेकिन क्या इस मुकाबले में जॉन सीना हारने वाले हैं, या अगर फेयरवेल टूर है तो क्या उन्हें जीत के लिए बुक किया जाएगा। क्या लगता है आपको दोस्तों? मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो रहा है प्रेडिक्ट करना, लेकिन ब्रॉक लेसनर की वापसी के बाद उन्हें हराना शायद बहुत ही बड़ी गलती होगी डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। मुझे लगता है कि जीत होगी यहां पर ब्रॉक लेसनर की, जॉन सीना यहां से हारेंगे। जरूर दोस्तों ये जॉन सीना फैंस के लिए अच्छी खबर नहीं होगी कि जॉन सीना अगर ब्रॉक लेसनर से हार जाएं, क्योंकि जितने भी हमने इनके बीच मुकाबले देखे हैं, पलड़ा हमेशा से ही ब्रॉक लेसनर का भारी रहा है, दबदबा हमेशा ही ब्रॉक लेसनर का रहा है। लेकिन जॉन सीना के फेयरवेल टूर में हम सभी ये चाहते हैं कि इनके बीच एक टाइट मुकाबला हो, तगड़ा मुकाबला हो, तकरीबन 25 से 30 मिनट, क्योंकि आखिरी बार आमने सामने होंगे। तो ऐसे में जीत यहां पर जॉन सीना को मिलनी चाहिए। लेकिन ब्रॉक लेसनर की अभी अभी वापसी हुई है 2 सालों के बाद, उन्हें भी हार के लिए बुक करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो फिलहाल किस तरफ जाएगा मुकाबला, ये तो फिलहाल दोस्तों वक्त ही बताएगा। इसका जवाब तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को ही पता है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है और अच्छी खबर यह है कि जॉन सीना ब्रॉक लेसनर क्लैश इन पेरिस में होंगे आमने सामने। क्या यह होगा एक स्टिपुलेशन मुकाबला? इसके बारे में जल्द हमें स्मैकडाउन के शो में पता लगने वाला है। क्या है आपकी राय? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें, क्योंकि फ्री है और यहां आपको हर प्रकार की रेसलिंग जगत से जुड़ी हुई तमाम जानकारी मिलती है। और आखिर में अब हम बात कर लेते हैं हमारे ओटीसी रोमन रेंस के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में क्या हुआ, रोमन रेंस नजर आए। पहले तो सबसे पहले हम सभी शॉक थे कि रोमन रेंस बैक स्टेज मौजूद थे। उसके बाद जब वो आए, ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉनसन रीड पर उन्होंने अटैक किया। लेकिन उसके बाद जब सेथ रॉलिंस के साथ उन्होंने भिड़ना था, सेथ रॉलिंस तो वहां पतली गली से निकल गए थे, लेकिन उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉनसन रीड ने पीछे से दखल देने की कोशिश की। रोमन रेंस ने उनको फिर धराशायी किया, लेकिन फिर बीच में सेथ रॉलिंस का कर्व स्टंप पीछे से आया और उसके बाद सब कहानी खत्म हो गई। तो ऐसे में बहुत ज्यादा ब्रूटल अटैक्स हमने देखे रोमन रेंस के ऊपर, जिसके चलते अब ऐसी सिचुएशन है कि रोमन रेंस अब ब्रेक पर जा चुके हैं। और अगर रोमन रेंस ब्रेक पर गए हैं तो तकरीबन 2 से 3 महीनों के बाद वो ही वापसी करने वाले हैं सर्वाइवर सीरीज के आसपास। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या रोमन रेंस के लिए ऐसी बुकिंग करना क्या सही है? क्या लगातार ब्रेक पर भेजते रहना रोमन रेंस को ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के फायदे में है या नुकसान में है? क्योंकि एक सबसे बड़े सुपरस्टार कंपनी के अब तक रेसलमेनिया में जब से वो हारे हैं, 1316 दिन की उनकी बादशाहत खत्म हुई है, उसके बाद से उनको एक रीमैच तक नहीं मिला है, और उसके बाद लगातार उनको ब्रेक पर भेजा जा रहा है। क्या ये एक चीज रोमन रेंस के ऑरा में, रोमन रेंस के रेन में, उनके करियर के लिए क्या मददगार होगा? तो दोस्तों बहुत सारे कारण हमें ऐसे लगते हैं कि रोमन रेंस को ब्रेक पर भेजा जाता है क्योंकि उनकी वापसी करवाती है डब्ल्यूडब्ल्यूई, तो उसके बाद फायदा होता है। लेकिन रोमन रेंस को आप कमजोर भी यहां पर दिखा रही हैं, क्योंकि लगातार उनको ब्रेक पर भेजने का यही एक तरीका रहता है। जैसे हमने देखा रेसलमेनिया 41 में कोडी रोड्स से हारने के बाद अगली बार जब वो आते हैं तो सोलो सिकोआ के साथ भिड़ते हैं। उसके बाद फिर जब वो रेसलमेनिया में पॉल हेमन उन्हें धोखा देते हैं, फिर रॉलिंस का ग्रुप उन्हें बहुत बुरी तरह से पीटता है, चोटिल करता है, इंजरी करता है। उसके बाद फिर वो ब्रेक में आते हैं समर स्लैम से ठीक पहले। तो लगातार ये चीजें करना मुझे लगता है रोमन रेंस फैंस के लिए और रोमन रेंस के करियर के लिए अच्छी चीज नहीं है। तो ऐसे में रोमन रेंस के ऑरा को जो उनका कद है थोड़ा कम होता है। तो दोस्तों क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। क्या रोमन रेंस का लगातार ब्रेक पर भेजते रहना ये रोमन रेंस के करियर के लिए सही है? क्योंकि अगर 2 या 3 साल ही उनके बचे हैं तो उनको लगातार आना चाहिए, क्योंकि अगर हम 2 या 3 साल उनको देखने वाले हैं तो ये तो सिर्फ 4 महीने बाद वो एक मैच लड़ेंगे, तो यानी कि 12 महीने में वो 3 से 4 बार हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो ये रोमन रेंस के फैंस के लिए बहुत ही गलत बात है। क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।